का खेल शुरू हो गया है। दोनों इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर के। और अब आपको बता दें, कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी है और इसी के तहत 3 सितंबर को बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है और कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। दोनों ही पार्टियां 3 सितंबर को आमने सामने होंगी और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाएगा। हालांकि जनता 3 सितंबर को आशीर्वाद देगी या परिवर्तन चाहेगी, ये 2022 के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियां रणनीतिक मजबूती से बना रही हैं सभी रणनीति और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। दमखम के साथ दोनों ही आमने सामने आ गई हैं और अब यात्राओं के जरिए चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, जानकारी दीजिएगा कि 3 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी निकाल रही है और कांग्रेस परिवर्तन यात्रा, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल तनिका, जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए उत्तराखंड में जो बीजेपी पार्टी है या फिर कांग्रेस पार्टी है लगातार कमर कसती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने के लिए अब नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं कि अब 3 सितंबर से बीजेपी जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस एक परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। दोनों पार्टियां ही आमने सामने आ चुकी हैं और जिस तरीके से देखा जाए कि चुनावी मोड़ अब बिल्कुल उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चुनावी मोड़ शुरू हो चुका है। बीजेपी भी कमर कस चुकी है तो कांग्रेस भी कमर कस चुकी है। हालांकि अभी ये देखने वाली बात होगी कि 2022 के चुनाव में जनता जनार्दन किसको अपना समर्थन देती है, परिवर्तन यात्रा को वो अपनी समर्थन देती है या फिर बीजेपी की जो जन आशीर्वाद है वो उसको आशीर्वाद देगी। हालांकि दोनों पार्टियां में आमने सामने की अब टक्कर भी देखने को मिल रही है और तमाम साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं। वहीं जो कांग्रेस के नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जन आशीर्वाद जरूर मांग रही है, उनको जन आशीर्वाद जरूर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो रणनीतियां हैं उनको जनता समझ चुकी है और उनको आशीर्वाद एक उत्तराखंड से उखाड़ फेंकने का आशीर्वाद जरूर जनता उनको देगी। तो वहीं बीजेपी के भी जो नेता है उनका भी आरोप है कि कहीं ना कहीं जो परिवर्तन रैली कांग्रेस निकाल रही है क्योंकि कांग्रेस को पहले ही जनता नकार चुकी है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार भी जनता कांग्रेस को नकारेगी। जी, यानी ये माना जाए धनराज कि 2022 को देखते हुए दोनों ही पार्टियों के बीच शह और माप का खेल शुरू हो गया है। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि 2022 का चुनाव जो जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है तो वैसे वैसे ही दोनों पार्टियों का खेल शुरू हो चुका है। और साफ तौर पर आपको ये भी बता दें कि जो इतिहास उत्तराखंड का रहा है कि एक बार कांग्रेस की सरकार आती है तो एक बार बीजेपी की सरकार आती है, लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी, एक दिलचस्प बात यह होगी क्योंकि इस बार उत्तराखंड में त्रिकोणीय समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दस्तक उत्तराखंड में दे दी है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर वो इतिहास बना रहेगा या फिर उस इतिहास को बदलने में बीजेपी और आम आदमी पार्टी कुछ फायदा उठा पाएंगी या नहीं उठा पाएंगी। जी, ये जानकारी भी दीजिएगा धनराज, क्या जिस तरीके से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, क्या इसके जरिए जो वर्ग इस वक्त बीजेपी से नाराज चल रहे हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल सोनिका, यदि बात की जाए मनाने की तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित भी एक तरीके से नाराज नजर आ रहे हैं, बेरोजगार बीजेपी से नाराज आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी एक तरीके से जन आशीर्वाद रैली निकाल रही है और जिसमें को मनाने की कोशिश लगातार की जाएगी। जिस तरीके से आपने हाल ही में देखा कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो उत्तराखंड आए थे, उन्होंने तमाम संतों से मुलाकात भी की थी और कहीं ना कहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर उन्होंने उनसे वार्ता की थी, उनको मनाने की कोशिश की गई थी। आखिर जो लास्ट में निकलकर सामने आया है कि अभी तक संतों के अंदर नाराजगी जुतितु बनी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से संतों को मना पाएगी या बेरोजगारों को मना पाएगी। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी दी, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 3 सितंबर से कांग्रेस और बीजेपी यात्राएं निकालने जा रही है, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा और कांग्रेस परिवर्तन यात्रा। देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसका चुनाव करती है। हालांकि तस्वीरें 2022 में साफ हो पाएगी कि जनता की तरफ से आशीर्वाद दिया गया है या फिर परिवर्तन को चुना गया है। चलिए आगे रुख करते हैं। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उत्तराखंड से मौसम का अपडेट दिया जा रहा है। दरअसल मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश
हो रही है और आने वाले दिनों में भी तेज बारिश उत्तराखंड में देखी जाएगी। 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, ये सीधा देखा जा रहा है कि उत्तराखंड की जनता इस वक्त परेशान नजर आ रही है, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है और मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है कि मौसम बदलने के साथ ही बादल फटने की आशंका भी जाहिर की जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अभी और तेज हो सकती है बारिश। लगातार बारिश का दौर इस वक्त उत्तराखंड में बना हुआ है। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में अभी और तेज बारिश हो सकती है। इस वक्त कैसा मौसम बना हुआ है उत्तराखंड में? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आगामी 3 से 4 दिनों तक लगातार राज्य में बारिश होगी और भारी बारिश की संभावनाएं कई जिलों में जताई गई है। फिलहाल की बात करते हैं हम, तो फिलहाल मैदानी इलाकों में राजधानी देहरादून की कुछ जगहों पर भी फिलहाल बारिश रुकी हुई है, धूप निकली हुई है मैदानी इलाकों में, लेकिन पहाड़ी जिलों में लगातार फिलहाल बारिश हो रही है। पहाड़ी जिलों में बारिश रुकने का कहीं कोई सूचना या खबर अभी तक नहीं है और जिस तरीके से रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये सभी जिले बारिश के हिसाब से मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए इन सभी जिलों में भारी बारिश के एक तरीके से जो संकेत है वो दिए हैं। और पिथौरागढ़ में जिस तरीके से बादल फटने की घटना सामने आई, हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा वहां पर निरीक्षण भी किया गया है और तमाम हवाई सर्वे उनके द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि राज्य में जिस तरीके से फिलहाल भारी बारिश के चलते क्षति हुई है, कई नदी नालों के उफान पर पुल टूटने की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। तो सरकार की तरफ से फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से कहीं कोई जो ढिलाई है वो नहीं देखने को मिल रही है। लगातार सरकार तमाम जो क्षति राज्य को पहुंच रही है उसका जिस तरीके से निरीक्षण कर रही है और आने समय में उसको कैसे उसकी भरपाई करनी है यह भी सुनिश्चित कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बारिश के आसार बने हुए हैं, उत्तराखंड का मौसम लगातार फिलहाल एक तरीके से इस बारिश ने खासकर पहाड़ी जिलों में लोगों को एक तरीके से डरा दिया है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो मानसूनी बारिश है वो उत्तराखंड में एक परेशानी का सबब बनी हुई है। विशाखा, जिस तरीके से इस वक्त उत्तराखंड में तबाही का मंजर देखा जा रहा है, जहन में केदारनाथ याद जिस तरीके की त्रासदी हुई थी वो आ जाती है। इस वक्त क्या हालात उत्तराखंड में आप देख रही हैं? जिस तरीके से बादल फटने की कहीं से सूचना मिली है तो कहीं भूस्खलन हुआ है। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरीके से लगातार इतनी जो बारिश है वो कई सालों में सामने आई है और जिस तरीके से तबाही का मंजर एक तरीके से सामने आ रहा है, जगह जगह पर बादल फटने, भूस्खलन, पहाड़ दरकने और नदी नालों के उफान पर आने, पुल टूटने जैसी जो फिलहाल खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। और इस तरीके से केदारनाथ जैसी जो आपदा है उससे जरूर जो लोग हैं वो भयभीत होते हैं ऐसी आपदाओं को देखकर। और जिस तरीके से फिलहाल मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है या जो अन्य पर्यावरणविद है वो भी यही कह रहे हैं कि इतनी अनियमितता जो मौसम में उत्तराखंड के लगातार बनी हुई है वो कहीं ना कहीं किसी बड़ी जो खतरे की घंटी है एक तरीके से वो कही जा सकती है और किसी बड़ी आपदा को भी राज्य में दस्तक दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके से छोटी छोटी आपदाएं राज्य में निकलकर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो राज्य में देखा जा रहा है। और पर्यावरणविद कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये आपदाएं निकलकर सामने आ रही है तो छोटी जो घटनाएं हैं, छोटी आपदाएं हैं, वो किसी बड़ी आपदा के होने का जो संकेत है वो भी दे रही है। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से मौसम बना हुआ है और मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड से आपको जानकारी दे रही थी हमारे संवाददाता की जिस तरीके से लगातार तेज बारिश का दौर बना हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से देखा गया था केदारनाथ हादसा हुआ था उत्तराखंड में, एक बार फिर से वही तस्वीरें देखी जा रही है। लोगों के अंदर इस वक्त डर समा गया है क्योंकि तबाही का मंजर ऐसा कि बादल फटने के बाद कई लोगों की मौत हो गई है, कई घर उजड़ गए हैं इस वक्त उत्तराखंड के अंदर। हालांकि प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है और टीमों को भी सतर्क किया गया है कि लोगों तक तमाम सुविधाएं पहुंचाई जाए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त। दरअसल अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड सरकार पर कई सवाल दाग दिए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कई सवाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भी दागे गए हैं, उत्तराखंड सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर प्रश्न खड़े किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया है कि स्वास्थ्य पर मात्र 5.25 पैसे खर्च किए जाते हैं। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं।
आम आदमी पार्टी की तरफ से। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले ही आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है उत्तराखंड में। इससे पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया उत्तराखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और कई घोषणाएं कर चुके हैं। खासकर मुफ्त बिजली को लेकर 300 यूनिट फ्री मुफ्त बिजली दी जाएगी अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनती है, ये कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तमाम कई तरह की घोषणाएं की जा रही हैं और अब आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर गई है और सीधा सीधा उत्तराखंड सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया है स्वास्थ्य पर मात्र 5.25 पैसे ही खर्च किए जाते हैं। ये सौरभ भारद्वाज की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उत्तराखंड सरकार पर। हालांकि चुनावी मौसम चल रहा है तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना लाजमी है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब मैदान में उतर गई है और त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त उत्तराखंड में चल रहा है। इसी बीच कई क्षेत्रीय दल भी इस वक्त एक्टिव है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं भी इस वक्त बूथ लेवल पे भी नजर आ रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता इस वक्त चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। रणनीति बनाई जा रही है, बैठकों का दौर चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड सरकार पर कई तरह के सवाल भी दाग दिए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया है कि स्वास्थ्य पर मात्र 5.25 पैसे खर्च किए जाते हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली कार्ड खेल रही है इस वक्त उत्तराखंड में। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनती है 2022 में तो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी उत्तराखंड वासियों को और उत्तराखंड को दिल्ली की तरह बना दिया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया आम आदमी पार्टी के मुखिया की तरफ से। और अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है आम आदमी पार्टी। इस दौरान कई तरह की घोषणाएं भी की गई और इसी दौरान सीधा सीधा उत्तराखंड सरकार पर कई सवाल भी दागे गए। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल खड़े किए गए। सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया कि स्वास्थ्य पर मात्र 5.25 पैसे ही खर्च किए जाते हैं। तो उत्तराखंड में इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला हो चला है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों ही आमने सामने नजर आ रही है और बीजेपी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। अब इसमें आम आदमी पार्टी भी उतर गई है। उत्तराखंड सरकार पर कई तरह के सवाल दाग दिए गए हैं। हालांकि 2022 में जीतने का दावा तो सभी पार्टियां कर रही हैं और 2022 के बाद जनता किसका रुख करती है, किसे अगले 5 साल के लिए चुना जाता है, ये तस्वीरें 2022 में साफ हो पाएंगी। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गई है और बीजेपी पर सीधा सीधा निशाना भी साधा जा रहा है। कई मुद्दों को लेकर के, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के उत्तराखंड सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है उत्तराखंड में इस वक्त और जनता को लुभाने के लिए कार्यकर्ताओं की तरफ से तमाम रैलियां भी निकाली जा रही है। बूथ स्तर पर कार्य भी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जानकारी सामने आई है। तमाम कार्यकर्ताओं की में बैठकों का दौर चल रहा है इस वक्त और रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से वोटर्स को साधा जाए, क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं और समय बेहद कम बचा है अब 2022 में। ऐसे में सभी पार्टियां सहकेरे हो गई है। संचित हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, आम आदमी पार्टी इस वक्त चुनावी मैदान में उतर गई है और बीजेपी सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगा रही है। देखिए सोनिका, हेलो। देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव होने, उसको लेकर के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सक्रिय इस वक्त उत्तराखंड में हो गई। देखिए अगर इस साल की बात करें तो जिस तरीके से पूरा साल कोविड कर्फ्यू में निकल गया तो आम आदमी पार्टी को इतना मौका नहीं मिला कि वो कुछ कार्य उत्तराखंड में कर पाए, जनता के बीच जा पाए। लेकिन जिस तरीके से कोविड में ढील मिलने के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने का काम कर रही है। सरकार के जो मुद्दे हैं, सरकार की जो नीतियां और सरकार के जो मुख्यमंत्री बदले गए हैं, मुख्यमंत्री बदले, इसको लेकर के वो घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की विफलता लोगों के बीच में जाके बता रही है और कांग्रेस की जो विफलताएं रही है जिस वजह से सत्ता से बाहर होना पड़ा, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार घर घर जाकर के सारी बातें जनता के बीच में रख रही है और एक मौका उत्तराखंड की जनता से मांग रही है कि आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया जाए।
तो संचित, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज की तरफ से दरअसल कहा गया है कि स्वास्थ्य पर मात्र 5.25 पैसे ही खर्च किए जाते हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से, ये आरोप लगाए गए हैं बीजेपी सरकार पर, इसके पीछे क्या सच्चाई आप देख रहे हैं? देखिए, बात सौरभ भारद्वाज की करें तो देखिए उत्तराखंड में हमेशा से ही जो मुख्यमंत्री के पास ही हमेशा स्वास्थ्य विभाग रहे और अभी पुष्कर धामी की सरकार में उत्तराखंड को स्वास्थ्य मंत्री मिले डॉक्टर धन सिंह रावत के रूप में। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री के साथ उनका प्रोटोकॉल की बात करें या प्रोटोकॉल के चलते जो एक जन जागरूक अभियान होता है, एक जनता से जो समन्वय टूट जाता है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य जो विभाग है उसकी जो खामियां हैं उसका खामियाजा को लेकर के और जो कोविड काल में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है और आम जनता से वादा है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की बनती है तो निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सरकारी शिक्षा है, इन सब बेहतर किया जाएगा। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है और कार्यकर्ता भी बूथ लेवल पर उतरने लगे हैं। बहुत शुक्रिया संचित तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में होने उससे पहले चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है उत्तराखंड में। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। दरअसल कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 7 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में प्रवेश के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी, ये कहा गया है। शादी समारोह में 50 मेहमानों की इजाजत और सैलून और स्पा 50% क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे। ये पाबंदियां फिलहाल अभी जारी रहेंगी और कुछ छूट जरूर दी जा रही है, लेकिन पाबंदियां लागू रहेंगी। 7 सितंबर तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है उत्तराखंड में। हालांकि कोरोना के मामले जरूर कम होने लगे हैं, लेकिन खतरा जरूर मंडराता नजर आ रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि डेल्टा प्लस का खतरा भी मंडराने लगा है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक पूरा उत्तराखंड वैक्सीनेट हो जाएगा। लक्ष्य रखा गया है वैक्सीनेशन को दिसंबर के अंत तक पूरा कर देने का। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से तीसरी लहर भी आने की आशंका है, इसके के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कई कदम उठा रहे हैं और इसी के मद्देनजर एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है 7 सितंबर तक। लोगों से अपील भी लगातार की जाती है कि सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क पहने रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पुलिस महकमे भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आते हैं। जुर्माने भी लोगों के काटे जाते हैं जो बिना मास्क के कोई रास्ते में नजर आता है। इस तरह की पाबंदियां फिलहाल अभी लागू हैं उत्तराखंड में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहते सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी के मद्देनजर कोरोना कर्फ्यू को भी बढ़ाया गया है 7 सितंबर तक और कुछ पाबंदियां भी लागू की गई हैं। उत्तराखंड में अगर कोई पर्यटक प्रवेश करना चाहता है तो उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। शादी समारोह में 50 लोगों की ही इजाजत रहेगी। सैलून और स्पा में 50% क्षमता के साथ ही खोला जाएगा। चलिए आगे रुक करते हैं, आपको सीधा काशीपुर लिए चलते हैं। दरअसल काशीपुर के एक हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के गेट पर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनके मरीज के साथ इलाज में लापरवाही की गई थी। वहीं अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि मरीज के फेफड़े में पानी भर जाने के कारण उसकी हालत बहुत गंभीर थी और हम उसे बचा नहीं सके। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला दरअसल काशीपुर में एक प्राइवेट अस्पताल का है, जहां एक मरीज की मौत हो जाती है और उसके परिजनों ने सीधा अस्पताल के गेट पर जमकर हंगामा किया, क्योंकि परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते उस मरीज की मौत हुई है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि मरीज की हालत बहुत गंभीर थी, क्योंकि मरीज के फेफड़ों में पानी भर गया था और उसे बचाना मुश्किल था। लेकिन परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर दी है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। खांसी जुकाम थी तो हम पहले तो दिखाए, सांस में दिक्कत नहीं थी। रक्षाबंधन को दिक्कत हुई तो लाके हम यहाँ दिखाया, हमने अगले दिन ही लाके दिखाया। इन्होंने भर्ती कर लिया आईसीयू में, उसे अगले दिन ही आईसीयू में कर दिया। अब जब लड़की में सुधार हो गया तो अचानक से वो क्यों होता है, ऐसे हार्ट अटैक क्यों हुआ वो नहीं बताते। कल इसका सिटी स्कैन होता है, सिटी स्कैन में क्या नाम है रिपोर्ट के लिए भी अभी 1 दिन लगा दिया। रिपोर्ट इनसे मांग रहे हैं, रिपोर्ट नहीं दे रही है। अब ये लोग जब रिपोर्ट लेके यहाँ सहोता हॉस्पिटल पता करने के लिए गए डॉक्टर से, तो ये लोग क्या नाम है तभी अचानक ये निकलते हैं
उसके 5 मिनट बाद मुझे आवाज़ लगाते हैं ये कि उसके ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब सर एक बात बताइए, एकदम से जब रिपोर्ट मांगते तभी क्यों ब्लीडिंग स्टार्ट हुई? हमने इसका एक्सरे कराया, एक्सरे में इसका बाएं तरफ का फेफड़ा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा था, जो इस बात का संकेत देता है कि फेफड़े में या तो पानी है या पस है। हमने सिरिंज से उसी समय निकाल के इसका फेफड़े का पस जांच के लिए भेज दिया था और इसको हैवी एंटीबायोटिक पे रख के और इसको हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर लिया था। तब से हम लगातार सुबह शाम दोपहर 3 टाइम इसको घर वालों को इसकी प्रोग्नोसिस के बारे में बता रहे हैं कि इसकी हालत नाजुक है, मरीज की हालत ख़राब है, क्योंकि इसके गुर्दों की रिपोर्टें, लिवर की रिपोर्टें भी लगातार ख़राब आ रही थी। कल के टेस्ट में इसकी जो खून पतला करने के टेस्ट होते हैं वो थोड़े से बड़े हुए आए थे, तो हमने उसके भाई को बुला के बता दिया था कि ऐसे मरीजों को कभी भी सेप्टिक में शरीर के किसी भी अंदरूनी भाग से खून जा सकता है और जो कभी कभी खतरे का कारण बन सकता है। मरीज स्थिर हालत में थी। कल हमने उसका सीटी भी कराया था। सीटी स्कैन में भी जो है उसके 2 स्पॉट थे दिमाग में नस बंद होने के, और उनके बारे में उसके भाई को घर वालों को बता दिया गया था शाम को। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आपको इस बुलेटिन में कोरोना काल से लेकर राजनीतिक गलियारों तक के सभी खबरों से रूबरू कराया, लेकिन अब वक्त तो चला आपसे अलविदा लेने का, पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।